गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने जियोग्राफी एनसीईआरटी शुरू की थी क्लास 8th की, है ना। और 2 चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 का खनिज संसाधन जो पार्ट था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में जानेंगे शक्ति संसाधन के बारे में। जो खनिज संसाधन थे उनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में शक्ति संसाधन के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति संसाधन। खनिज संसाधन क्या है, कैसे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये सभी बातें हम पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में जान चुके हैं। पावर रिसोर्सेज, आज की क्लास में पावर रिसोर्सेज। ठीक है। शक्ति संसाधन, संसाधन क्या है? जब आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की होगी तो फर्स्ट चैप्टर क्या था? संसाधन। तो हम संसाधन बहुत अच्छी तरह से वहां पर हमने पढ़ा है, पर फिर भी शॉर्ट में यहाँ जान लेते हैं क्या है संसाधन। संसाधन वो होता है जैसे कोई पदार्थ है, वस्तु है, उसकी जो उपयोगिता होती है वही उसको क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। तो आप लिख सकते हैं पदार्थ या वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। जैसे आपके आसपास, आप जैसे इस समय पढ़ते समय टेबल का प्रयोग कर रहे हैं तो टेबल क्या है? एक संसाधन है। नोटबुक का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें लिख रहे होंगे, वो भी क्या है? संसाधन है। तो इसे संसाधन कहेंगे। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ और वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसे संसाधन बनाती है। ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति से क्या ध्यान आता है? इंग्लिश में तो आपने जान लिया क्या कहते हैं? पावर। शक्ति की बात आती है, इस शब्द से क्या याद आता है? ऊर्जा। शक्ति तो खुद है, फिर ऊर्जा। शक्ति हो, ऊर्जा हो, ये एक ही चीजें है ना। और ये जीवन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इस तरह से महत्वपूर्ण है जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और रात का समय है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे आप? आपको क्या याद आएगा? लाइट ऑन कर लेते हैं, लेकिन वो जो लाइट आपने ऑन की है वो कैसे चलती है? शक्ति से, ऊर्जा से, ऊर्जा के माध्यम से आप उसे ऑन कर रहे हैं। आपने तो बस एक बटन दबाया और वो क्या हुआ? कमरा आपका जगमगा उठा, या जहां कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जगमगा उठा और आपने अपना कार्य आसानी से पूर्ण कर लिया। ठीक है, तो जो पावर है, ऊर्जा है, उसका हमारे जीवन में जो योगदान है वो बहुत ही बड़ा है। या फिर आपको पंखा चलाना है, गर्मी लग रही है, तो क्या हुआ? आपने एक बटन दबाया और पंखा चल गया, तो गर्मी नहीं लगेगी आपको। आपको गर्म पानी चाहिए तो आपने गीजर चला लिया, एक बटन दबाने से क्या हुआ? गीजर चल गया। ये जो काम आसान हो रहा है आपका, किसके माध्यम से हो रहा है आसान? ऊर्जा के माध्यम से। ऊर्जा के माध्यम से आपका काम आसान हो रहा है। तो जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो क्या है? बेसिकली क्षमता है जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है। और इसका प्रयोग सभी जगह है, जैसे उद्योग के क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाई गई, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उद्योग का कोई महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, उत्पादन ही नहीं हो पाएगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और हाथ से उत्पादन करने में क्या लगता है? बहुत अधिक समय लगता है। समय लगता है और उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। तो ये सब बातें उससे एक एक करके जुड़ती चली जाती हैं। कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, परिवहन के क्षेत्र में देख लीजिए, ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, जो भी चलाते हैं, वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो कई तरह से ऊर्जा जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान करती है। हमारे कार्यों को क्या करती है? आसान बनाती है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने बाइक निकाली अपनी और पहुंच गए बाइक में। लेकिन बाइक निकालने से पहुंच नहीं जाएंगे, क्या चाहिए बाइक को चलाने के लिए? कोई तो तेल चाहिए ना, पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए, वो क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ऊर्जा क्या है?
वो क्षमता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। शक्ति या ऊर्जा क्या है? वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। आगे देखते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में हमने जाना कि बहुत ही उपयोगी है। किन किन क्षेत्रों में? आपने जाना उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, या प्रतिरक्षा के लिए शक्ति क्या है? आवश्यक है। ठीक है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा संसाधन को परंपरागत और जो गैर परंपरागत संसाधनों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो आप कह सकते हो कि ऊर्जा जो संसाधन है, जो शक्ति संसाधन है, उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है या फिर बांटा जा सकता है। कौन से दो भाग हैं? ऊर्जा या शक्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है या विभक्त किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं वर्गीकृत किया जा सकता है। कई शब्द हैं, आप अपने अनुसार शब्द चुन लीजिए। कौन से दो भाग हैं? एक परंपरागत परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत। किसके? ऊर्जा के। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो दो भागों में विभक्त है। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो ये जो परंपरागत स्रोत होते हैं, ये वो स्रोत हैं ऊर्जा के जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ये कैसे स्रोत हैं? लंबे समय से उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। लंबे समय से उपयोग किए जाने वाले शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है, ऐसे स्रोतों को क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जो परंपरागत स्रोत हैं, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा के शक्ति के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? एक ईंधन, फायरवुड, फायरवुड। दूसरा जीवाश्मी ईंधन। कौन सा ईंधन? जीवाश्मी ईंधन। ये क्या है? परंपरागत स्रोत हैं शक्ति के, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, अब बात करते हैं ईंधन की, फायरवुड की। किसकी? फायरवुड की। फायरवुड जानते हैं आप, क्या होता है फायरवुड? फायरवुड आपने देखा होगा, ईंधन, फायरवुड जिसे आप लकड़ी कह सकते हो, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करके लाते हैं, सूखी पत्तियां, टहनियां एकत्रित करके लाते हैं और भोजन को बनाने में उनका उपयोग
किया जाता है, या फिर ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, जैसे ठंडी के समय उन्हें जलाकर क्या करते हैं, हम खुद को गर्म करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, ईंधन है, ये ईंधन है, इसे क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। ये क्या है, परंपरागत स्रोत है। ये बहुत समय से, बहुत पहले से, जब हमने बनाना सीखा, खाना बनाना सीखा, कैसे खाना बनता है, या आग जलाने सीखी, तो यही हमने उपयोग करना शुरू किया। अभी भी बड़े स्तर पर कई जगहों पर ईंधन के तौर पर इसे ही प्रयोग किया जाता है। ये आप कह सकते हैं स्रोत, शक्ति के तौर पर, ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईंधन के अंतर्गत लिख सकते हैं आप, इनका जो उपयोग है वो पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, व्यापक तौर पर किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, ईंधन आपको समझ में आ गया। और हमारे देश में बड़े स्तर पर, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की गई जो 50% से अधिक ऊर्जा है, वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, ईंधन से प्राप्त की जाती है। किससे, ईंधन से। ईंधन के तौर पर आप चाहे यहाँ लिख लीजिए, लकड़ियां, है ना, टहनियां, सूखी, एकत्रित करते हैं ना, सूखी पत्तियां, इनकी मदद से भोजन पकाया जाता है और ऊष्मा प्राप्त की जाती है। सूखी लकड़ियां, सूखी टहनियां, ये सब क्या है, ईंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपने जाना ईंधन के बारे में। ठीक है, तो आप ईंधन के बारे में जान चुके हैं। ईंधन का क्या कोई नुकसान है? हाँ। किस तरह का नुकसान? नुकसान से तात्पर्य क्या? इसे एकत्रित करने में बहुत अधिक समय लगता है ना। और जब ईंधन क्या होता है, ईंधन को जलाते हैं, फिर खाना पकेगा ना, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए भी उसको क्या करेंगे, जलाएंगे, फिर उससे ऊष्मा प्राप्त करेंगे, तो उससे पोल्यूशन बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, जीवाश्मी ईंधन। ये क्या है, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत है जीवाश्मी ईंधन। तो भूलना नहीं है इस बात को, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि जीवाश्मी ईंधन क्या है, परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। तो परंपरागत स्रोत है जीवाश्मी ईंधन। अब बात करते हैं जीवाश्मी ईंधन के बारे में। जीवाश्मी ईंधन जो कि एक परंपरागत स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन की बात करें तो जीवाश्म, सबसे पहले तो इसे शब्द से ही हम जानने की कुछ कोशिश करते हैं, जो भी हम जान सकते हैं। जब ईंधन की बात हो तो ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, जीवाश्म, मृत जीवों का अवशेष, जीवों के अवशेष, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा, जिससे जीवाश्म ईंधन बनेगा। जिससे क्या बनेगा, जीवाश्म ईंधन बनेगा। क्या हुआ, लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर, जीवाश्मी ईंधन के बारे में हम अगर बताएं आपको, तो बहुत सारे वर्ष पहले, जिसमें आप कह सकते हो कि लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर, कहाँ, पृथ्वी पर मौजूद जो पौधे और जानवर थे, वो, उनके जो अवशेष हैं, जैसे वो दब गए, गिर गए, है ना, पहले गिरेंगे फिर दबेंगे, है ना, गिरे या उनकी मृत्यु हो गई, जीवों की, जानवरों की, तो वो क्या हुए, उनके जो अवशेष रह जाते हैं, अवशेष, बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे क्या थे, पेड़ पौधे, आप सोचिए इस तरह से थे, यहाँ पर बहुत सारे जीव रहते थे। ये गोल गोल जो अंडे हैं ऊपर क्या है, जानवर हैं या जीव हैं। तो आप सोच रहे हैं ऊपर कौन सा जीव है, पक्षी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। नीचे आपके बड़े वाले जो जानवर होते हैं, बड़े छोटे सभी तरह के, तो ये जब गिरेंगे पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे करके, तो क्या होगा, दब जाएंगे, तो उनके अवशेष रह जाएंगे, उनसे ही बनता है जीवाश्मी ईंधन। लेकिन सिर्फ गिरने और
दबने से नहीं बनेगा, बहुत अधिक तापमान चाहिए उसके लिए और बहुत अधिक दाब चाहिए, तब जीवाश्म ईंधन बनता है। तब क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन बनता है। तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद पौधे पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं, जानवरों के अवशेष से बनता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो कि क्या है? एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन ये क्या है? सीमित भी है। ये सीमित संसाधन है, अर्थात इनकी मात्रा सीमित है। आज नहीं तो कल जीवाश्म ईंधन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये ईंधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये तो हमने जान लिया। इसके साथ ही जानते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है ये कितने प्रकार के होते हैं। जीवाश्म ईंधन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कितना बड़ा है, तो प्रकार जान ले, हमें कुछ समझ में आ जाएगा कि जीवाश्म ईंधन किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। फिर पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम को केवल पेट्रोल मत समझिएगा, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जब आप कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन्हें पढ़ रहे होंगे तब आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा कि ये जीवाश्म ईंधन कैसे बने। जैसे सबसे पहले आपने जान लिया जीवाश्म ईंधन कैसे बने। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या था? पृथ्वी पर मौजूद जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो दब गए, मर गए, है ना। उनके जो अवशेष थे उन पर एक परत चढ़ती चली गई, मिट्टी की हो या फिर बालू की हो, एक एक करके, परत दर परत करके, है ना। फिर क्या हुआ? बहुत अधिक तापमान चाहिए और बहुत अधिक दाब चाहिए, तब जाके क्या बनते हैं? जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बेसिक बात याद होनी चाहिए जीवाश्म ईंधन के बारे में। और जीवाश्म ईंधन क्या है? सीमित संसाधन है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। आपने जीवाश्म ईंधन के प्रकार जान लिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में, कोयला, कोल, क्या है कोयला? कोयला सबसे पहले तो एक घरेलू ईंधन है। क्या है? घरेलू ईंधन है ना। कोयला के बारे में हम जानते हैं, हम आसानी से कोयला का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठंडी के समय में अंगीठी में जलाते हैं, है ना। इतनी बात तो आपको अच्छे से पता है। कोयला क्या होता है? कोयला काले रंग का होता है ना। चलिए, कोयले की बात कर रहे हैं तो कोयला कैसे बना होगा? सबसे पहले तो कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ये आप भूले ना, इसलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करूंगी। जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का, ठीक है, और साथ ही सीमित है। क्या है? सीमित संसाधन है ये, अर्थात ये खत्म हो सकता है, आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। कैसे बना? कोयला बनने के लिए कोयला कैसे बना? इसकी आपने जीवाश्म ईंधन की एक प्रक्रिया जानी, उसी के अंतर्गत कुछ बातें जोड़ देते हैं। जैसे लाखों वर्ष से पहले क्या था? बहुत बड़े स्तर पर आपने पौधे और जानवरों को मृत के जो है जाना कि मृत हो जाते हैं, फिर उनके अवशेष से बनता है। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात ऐड कर देते हैं कि कोयले के बनने में, जो आपके बुक में भी दी हुई है, लाखों वर्ष पहले
लाखों मतलब लाखों, 1 लाख नहीं, बहुत सारे लाखों वर्ष पहले जो फर्न है, एक पौधा है फर्न, विशाल फर्न या बड़ी मात्रा में फर्न के जो पौधे हैं वो दबकर क्या हुए, मर गए। तो मृत पौधों के अवशेष, तो विशाल फर्न, फर्न क्या है, प्लांट है टेरिडोफाइटा का, और स्पोर्स के माध्यम से क्या करता है, ये प्रजनन करता है। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, आगे क्लासेस में आपको जानने को मिलेगा इसके बारे में और ज्यादा, तो परेशान नहीं होना है। तो जो फर्न है ये प्लांट है, पौधा है ये, और दलदल के, फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में, पृथ्वी के परतों में दबने से बना क्या, कोयला। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, फर्न और जो दलदल है, मड है ना, उसके फंसने से कहा, पृथ्वी के परतों में फंस गया, जिसके कारण कोयला बनता है। इसलिए कोयले को बरीड सनसाइन, क्योंकि उसके अंदर परतों में क्या हो गया, दफन हो गया, बरीड, परतों में दफन हो गया, इसके जो अवशेष हैं वो उस परतों में दफन हो गए, दैट इज बरीड सनसाइन भी कहते हैं। कोयले को क्या कहते हैं, बरीड सनसाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ आ गया। चलिए, उपयोग के तौर पर आपने जाना, क्या उपयोग करते हैं वो कोयले का, घरेलू ईंधन के तौर पर। सबसे पहले तो हम लकड़ी का ही प्रयोग करते थे, जिसे आपने फायरवुड जाना है ना, जंगलों से लकड़ियां एकत्रित करके, एक लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, सूखी पत्तियां, उनका एकत्रण करके ऊर्जा जो है, ऊर्जा जलाई जाती थी, ऊर्जा बनाई जाती थी, उससे फिर भोजन पकता था या ऊष्मा प्राप्त की जाती थी। अभी कोयले की बात कर रहे हैं, कोयला का प्रयोग घरेलू ईंधन के तौर पर करते हैं, साथ ही उद्योगों में करते हैं। उद्योगों में कैसे, कोई भी उद्योग हो सकता है, जैसे कि लोहा का उद्योग है, लोहा उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है ना। विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है, विद्युत बनाने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी, जो लाइट आप बहुत आसानी से एक स्विच ऑन करके आपके घर में बल्ब जलने लगता है, उसके उत्पादन के लिए भी कोयले का प्रयोग किया जाता है ना। तो विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है। कोयले से जो ऊर्जा बनती है, क्या, कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसे क्या कहते हैं, कोयला क्या है, ऊर्जा है ना, तो कोयले से हमें अंततः ऊर्जा प्राप्त करेंगे। कोयले से जो ऊर्जा बनती है या ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो जो कोयले का वितरण है, अर्थात कहाँ कहाँ कोयला विश्व स्तर पर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, कौन से देश ज्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादक देश कौन से होंगे। इस तरह से आप कह सकते हो, विश्व में कोयले का वितरण, विश्व में कोयले का वितरण कहाँ कहाँ है, चीन उत्पादक देश है, अमेरिका कोयले का बड़ा उत्पादन करता है, जर्मनी कोयले का उत्पादन करता है ना, रूस है कोयले का बड़े स्तर पर उत्पादन करता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में कोयला कहाँ पर बड़े मात्रा में उत्पादित किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो भारत में कोयला रानीगंज में, कहाँ है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला बड़ी मात्रा में है, यहाँ से उत्पादित किया जाता है। इसके साथ ही भारत में एक जगह और भी है, कई सारी हैं, उसमें से है झरिया
या फिर धनबाद या फिर बोकारो, ये जो क्षेत्र है ये कोयला यहाँ पर बड़ी मात्रा में है ना, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये क्षेत्र कहाँ पर है? झारखंड में। तो भारत में ये क्षेत्र है जहाँ से कोयला बड़ी मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से हमने कोयले के बारे में जाना। कुछ मुख्य बातें हमेशा हमें याद रखनी है कोयले के संदर्भ में, जैसे क्या उसे बरीड सनशाइन कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयला सीमित है ना, कोयला क्या है? सीमित है, और जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसे याद रखना है। अगले टॉपिक की ओर देखें। अगला टॉपिक क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ब्रैकेट में पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द? पेट्रो और लियम। और ये लियम क्या है? ओलियम है, ठीक है। पेट्रो का अर्थ क्या है? पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान, और बेहतर शब्द प्रयोग करेंगे तो शैल, इंग्लिश में रॉक्स, ठीक है। ओलियम का अर्थ क्या है? ओलियम का अर्थ है ऑयल या फिर तेल। तो क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? चट्टान तेल, चट्टान तेल, या फिर आप कह सकते हैं सैल तेल। और ज्यादा सरल करना है इसे तो चट्टानों से प्राप्त तेल। अभी ठीक है, अभी और ज्यादा स्पष्ट हो गया है ना। तो ये जो चट्टानों से प्राप्त तेल है जिसे पेट्रोलियम कह रहे हैं, ये जो चट्टान होती है, पृथ्वी की जो चट्टान है पृथ्वी पर, उस पर क्या होता है? परतों के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? सैलों, चट्टानों के मध्य, चट्टानों की जो परतें हैं, परतों के मध्य, बीच बीच में है ना, परत दर परत पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं, है ना, चट्टानों के मध्य पाया जाता है, इसलिए कहते हैं। चलिए, पेट्रोलियम का आपने शाब्दिक अर्थ तो जान ही लिया है। और ये पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। कैसे बना? जीवाश्म ईंधन की स्टोरी याद है आपको? बहुत बढ़िया। तो कैसे बना होगा? पेट्रोलियम कैसे बना, किसे कहते हैं पेट्रोलियम, अब ये समझ में आ जाएगा। बात करें पेट्रोलियम कैसे बना, तो लाखों वर्ष पहले, ये नहीं भूलना है ना, जीवाश्म ईंधन है क्योंकि, और जीवाश्म ईंधन बनने के लिए लाखों वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे। तो लाखों वर्ष पहले क्या था, क्या हुआ था जिससे पेट्रोलियम बना? लाखों वर्ष पहले जो समुद्री जीव हैं, कौन से जीव? समुद्री जीव। ये घटना कहाँ घट रही है? पानी के क्षेत्र में, या पानी के पास वाले क्षेत्र में घट रही है। जो समुद्री जीव हैं, समुद्री जीव में कौन से आएंगे? प्लवक, प्लवक जानते हैं, प्लैंकटन, या फिर शैवाल, एल्गी, है ना, या फिर जो छोटे जीव होते हैं समुद्र में, छोटे जीव होते हैं, ये छोटे जीव या समुद्री जीव जो होते हैं। हाँ, तो ये जो समुद्री जीव हैं, ये क्या हुए? समुद्री जीव जिनके नाम आपने जाने, ये मर गए। क्या हुए? मर गए, अर्थात मरकर समुद्र तल पर जम गए। मरकर समुद्र तल पर, या समुद्र की जो सतह होती है वहां पर जम गए, है ना। फिर उसके ऊपर क्या हुआ होगा? आपको जीवाश्म ईंधन की स्टोरी याद आ गई? बिल्कुल। उसके बाद एक मिट्टी की परत या बालू की परत चढ़ी उस पर, फिर कुछ जीव वहां पर जो है क्या हुए होंगे? मरे होंगे, है ना, उनका जीवन समाप्त हुआ होगा।
तो वो फिर से वहां पर क्या हो गए, समुद्र तल पर जम गए, फिर से एक परत जमी, फिर से जीवों का क्या हुआ, शरीर नष्ट हुआ, जीव मरे, फिर से एक परत चढ़ी। तो ये क्रिया लगातार ऐसी बहुत सालों तक चलती रही, लेकिन सिर्फ इतनी क्रिया से की बात क्या होगी, नहीं बनेगी। क्या चाहिए होगा इसके लिए, अधिक तापमान, उच्च ताप और अधिक दाब। तो आपको क्या समझ में आया, तो जो समुद्री जीव हैं वो मरकर क्या हुए, समुद्र तल पर जब जम गए तो जीवों के अवशेष पर हमने बताया आपको कि मिट्टी और रेत क्या हो गई, जम गई। जीवों के जो अवशेष होते हैं, है ना, अवशेष पर मिट्टी या रेत जो होती है वो जम जाती है, जमा हुई। ठीक, क्या होगा फिर, समय के साथ उच्च ताप और दाब के प्रभाव से धीरे धीरे ये जो जीवों के शरीर हैं, जो अवशेष बन गए हैं, धीरे 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 क्या होगा, गाढ़े काले द्रव में, गाढ़े काले द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएंगे। और यही गाढ़ा काला द्रव, ये जो गाढ़ा काला द्रव है, यही क्या है, यही पेट्रोलियम कहलाता है। यही क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। तो पेट्रोलियम कहलाता है। तो बेसिकली पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा काला द्रव है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्या है पेट्रोलियम। केवल पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, या केवल पेट्रोल को आप पेट्रोलियम ना समझ लीजिएगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा काला द्रव है। ठीक है, हमें बस अभी इतना ही याद रखना है और इतना ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपने जान लिया पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम कैसे बना। अब हम जानते हैं ये जो पेट्रोलियम आपने जाना अभी कि कैसे बना, ये आपने ये भी जाना कि ये चट्टानों की परतों के मध्य क्या होता है, गाढ़ा काला द्रव एकत्रित रहता है ना। तो इसे निकालते कैसे, ड्रिलिंग के माध्यम से। आपने पिछली क्लास में ड्रिलिंग की प्रक्रिया जानी थी, तो ड्रिलिंग के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन कहाँ से, ये क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम को निकालते हैं कहाँ से, कौन से क्षेत्र हैं, निकालते हैं तटीय क्षेत्र से। कहाँ से, तटीय क्षेत्र से। कहाँ मिलेगा पेट्रोलियम, तटीय क्षेत्रों में, है ना, और अब तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर पेट्रोलियम मिलेगा, तो यहीं से निकालेंगे, है ना। अब तटीय, ऑफशोर रीजन से, तटीय कोस्टल रीजन। कई बार क्या होता है, इस बात पर कंफ्यूजन होता है कि तटीय क्षेत्र और जो अपतटीय क्षेत्र है ये क्या है। जो तटीय क्षेत्र है वो समुद्र तट के पास जो क्षेत्र स्थित होता है उसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। समुद्र तट के पास स्थित क्षेत्र क्या है, तटीय क्षेत्र है। या आप कह सकते हो समुद्र और भूमि के बीच का क्षेत्र, जैसे कि ये क्या है, भारत है। आपने भारत का मानचित्र बहुत बनाया है, ये भारत है, इस तरफ समुद्र है ना, क्या है, समुद्र है। तो ये भूमि है और ये समुद्र है, तो ये जो जगह है ना, ये क्या है, तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। समुद्र और भूमि के बीच का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, तटीय क्षेत्र होगा। अब बात करते हैं ऑफशोर क्षेत्र की। समुद्र तट से दूर जो क्षेत्र स्थित होता है उसे कहते हैं
ऑफशोर या अपतटीय क्षेत्र लिख लेते हैं। समुद्र तट से दूर स्थित क्षेत्र को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, समुद्र के नीचे से, जैसे कि मुंबई ऑफशोर बेसिन, जैसे मुंबई ऑफशोर बेसिन। यहाँ मुंबई है तो यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, कि तटीय क्षेत्र कौन से होते हैं और अपतटीय क्षेत्र कौन से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम जानेंगे कि जो पेट्रोलियम आपने जाना कैसे बना, फिर आपने ये भी जाना कि कैसे निकालते हैं, ड्रिलिंग तकनीक से निकालते हैं। आपने ये भी जान लिया कि कहाँ से निकालेंगे, तटीय क्षेत्र से और अपतटीय क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम निकालना जाता है। अब देखते हैं ये पेट्रोलियम, जब ये जो गाढ़ा काला द्रव है, पेट्रोलियम क्या है, गाढ़ा काला द्रव है, इसे जब निकाल लिया उसके पश्चात क्या होगा, गाढ़ा काला द्रव निकालने के पश्चात क्या किया जाएगा, इसे परिष्करणशाला, परिष्करणशाला क्या होता है, रिफाइनरी, क्या होता है, रिफाइनरी, रिफाइनरीज। ठीक है, परिष्करणशाला रिफाइनरीज में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए, है ना। किस तरह से इसको परिष्कृत करेंगे, शुद्ध नहीं, बेसिकली परिष्कृत करेंगे, में भेजा जाता है इस गाढ़े काले द्रव को। और परिष्करणशाला में, रिफाइनरी में जब ये पहुंचता है तो वहां पर इसे एक बड़े टैंक में या चैम्बर में, आप कह सकते हैं भट्टी में, ठीक है, डाला जाता है इस गाढ़े काले द्रव को। और आंशिक आशवन विधि से इससे कई उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। परिष्करणशाला में भेजा जाता है, फिर कौन सी विधि, आंशिक आशवन, आंशिक आशवन, इंग्लिश में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसे सुनिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंशिक आशवन क्या है, आंशिक आशवन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई मिश्रण, गाढ़ा काला द्रव क्या है, एक मिश्रण है, तो कोई मिश्रण के जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग तापमान पर। ठीक है, तो उसमें जो कुछ भी है उस गाढ़े काले द्रव में वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग हो जाएगा, और इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अर्थात विभिन्न तापमान पर वो एकत्रित हो जाएगा। और सरल करें तो, जैसे आंशिक आशवन विधि का प्रयोग करके, इस प्रक्रिया का प्रयोग करके क्या क्या प्राप्त करते हैं, जब उसे गर्म किया जाता है, गाढ़े काले द्रव को एक भट्टी में जब डाला जाता है और गर्म किया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले हल्के उत्पाद बाहर आएंगे, जैसे गैसीय ईंधन, कौन सा, एलपीजी, है ना, फिर गैसोलीन, गैसोलीन जिसे पेट्रोल कहते हैं। आप जो प्रयोग करते हैं बाइक में वो क्या है, पेट्रोल है, बाइक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, मिट्टी का तेल भी इसी गाढ़े काले द्रव से प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोई और अन्य नाम भी है इसका, हाँ, केरोसिन, बोलते हैं ना केरोसिन। मिट्टी का तेल भी इसी से प्राप्त होता है, इसी गाढ़े काले द्रव से। इसके अतिरिक्त क्या प्राप्त होगा, डीजल प्राप्त होता है, और स्नेहक, स्नेहक क्या होता है, ऑयल लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट होता है ना, जैसे साइकिल की चेन में जो लगाते हैं, है ना, कि फंसे ना या आवाज बहुत ना करे। ठीक है, पैराफिन मोम भी इसी काले
गाढ़े काले द्रव से प्राप्त किया जाता है। और अंत में डामर, जिसे क्या कहते हैं, तारकोल, जिसे तारकोल कहते हैं। ये सबसे भारी उत्पाद है, सबसे भारी उत्पाद है। और सबसे हल्का क्या होगा, गैसीय ईंधन। जो गैस निकलती है गर्म करने पर सबसे पहले, वो सबसे हल्का उत्पाद होगा। ठीक है, तो जो गाढ़ा काला द्रव है, आप देख सकते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, इस विधि का प्रयोग करके, आंशिक आसवन विधि का प्रयोग करके ये सभी प्राप्त किए जाते हैं। ये सभी अलग अलग तापमान पर प्राप्त किए जाते हैं। स्पष्ट है? और ये क्या है बताइए? पेट्रोलियम और इससे बने जो उत्पाद हैं उन्हें क्या कहेंगे? काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम अर्थात जो गाढ़ा काला द्रव है, प्लस उससे बने उत्पाद, पेट्रोलियम से बने उत्पाद, उन्हें क्या कहेंगे? काला सोना कहते हैं। काला सोना कहते हैं। ब्लैक गोल्ड, जो कि बहुत अधिक मूल्यवान है। ये क्या है? बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। तो सोचिए, एक द्रव जो, जिसे आप पेट्रोलियम कह रहे हो या फिर गाढ़ा काला द्रव कह रहे हो, उससे क्या कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, कितनी सारी चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये सभी क्या है? इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, है ना? इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करने वाले हैं और अन्य कामों में उपयोग में लेने वाले हैं। लेते भी हैं, हमारी डेली की जो दिनचर्या है उसमें बहुत उपयोग है इनका। अगर हम बात करें पेट्रोलियम उत्पादक देशों की, किसकी? पेट्रोलियम उत्पादक देश। कौन से देश हैं जो पेट्रोलियम का या गाढ़े काले द्रव का उत्पादन करते हैं बड़ी मात्रा में? तो उसमें क्या नाम आएगा विश्व स्तर पर? ईरान है, इराक है, या सऊदी अरब है ना? कतर है। ये देश उत्पादन बड़े स्तर पर करते हैं। अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो क्या आपको पता चलेगा? भारत में उत्पादन होता है गाढ़े काले द्रव का, जो कि पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, है ना? असम में ऐसा क्षेत्र, असम में डिगबोई, जहां से इस गाढ़े काले द्रव का उत्पादन होता है। इसके अलावा मुंबई में बॉम्बे हाई से उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही कृष्णा, गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है, वहां से भी उत्पादन किया जाता है इस गाढ़े काले द्रव का। ठीक है, तो आपने इतनी सारी बातें इस गाढ़े काले द्रव या फिर ब्लैक गोल्ड के बारे में जान ली है। क्या क्या जाना हमने? पहले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो हमें पता चल गया दो शब्दों से मिलकर बना उसके माध्यम से कि यह चट्टान का तेल है। चट्टान की परतों में उपस्थित जो गाढ़ा काला द्रव है, उसे क्या कहेंगे? पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, कैसे बना आपने ये भी जान लिया। आगे टॉपिक पर बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और ये स्वयं क्या है? ज्वलनशील है। जैसे कि आपने जो गाढ़ा काला द्रव था, वो क्या था? एक हाइड्रोकार्बन था, ज्वलनशील है, गैस का मिश्रण है ना? बिल्कुल है। कैसे निकलती है प्राकृतिक गैस? अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, सबसे पहले तो ये गैस है ना? क्या है? गैस है। कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है,
ठीक है। तो ये कैसे निकलती है प्राकृतिक गैस? जब पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम आपने अभी जाना, पेट्रोलियम गाढ़ा काला द्रव निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम के डिपॉजिट, ये जो गैस है, ये निकालने के साथ, पेट्रोलियम जब गाढ़ा काला द्रव निकाला जाता है, उसी के साथ प्राकृतिक गैस बाहर आती है। ठीक है, हमें बहुत सिंपल सा याद रखना है कि प्राकृतिक गैस तब बाहर आती है जब पेट्रोलियम या गाढ़ा काला द्रव पेट्रोलियम को बाहर धरातल पर निकाला जाता है, उसी के साथ ये प्राकृतिक गैस बाहर आती है, धरातल पर निकाला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक है मीथेन। क्या है? मीथेन। क्या होता है मीथेन का फार्मूला? CH4। ठीक है, क्या उपयोग करते हैं प्राकृतिक गैस का? उपयोग करने के बाद ही आए तो घरेलू ईंधन के तौर पर ऊर्जा है। ऊर्जा से कुछ बातें तो बहुत क्लियर हैं कि घरेलू ईंधन के तौर पर घरेलू उपयोग है ना, उद्योगों में उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। या वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक अर्थात उद्योगों के स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक ईंधन हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्पादन, प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाले कौन से देश हैं, या उत्पादक देश कौन से हैं? विश्व के स्तर पर देखेंगे तो क्या होगा, क्या जानेंगे आप कि रूस प्राकृतिक गैस का बड़े स्तर पर उत्पादन करता है, नॉर्वे है, और यूके है, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और नीदरलैंड है। ये देश जो है प्राकृतिक गैस का बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर है ना, और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, जैसे कि आपने अभी जाना कि पेट्रोलियम के को जब बाहर निकालते हैं उसके साथ प्राकृतिक गैस बाहर निकलती, तो जहां भी पेट्रोलियम निकालेंगे उसके साथ प्राकृतिक गैस बाहर आनी चाहिए, है ना। एक बेसिक समझ क्या कहती है? यही कहती है। इसके अलावा त्रिपुरा है और मुंबई, ऐसे क्षेत्रों में जो ऑफशोर क्षेत्र है, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस कम प्रदूषण वाला ईंधन है। क्या है? कम प्रदूषण वाला ईंधन है। ये कम प्रदूषण करता है, जबकि कोयला है, पेट्रोलियम है, इससे प्रदूषण ठीक ठाक हो जाता है ना। ओके, जब आप बात कर रहे हैं प्राकृतिक गैस की, तो आपने एक चीज सुनी होगी क्या? जैसे CNG है ना, LNG और PNG सुना होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। क्या है CNG, LNG, PNG? आप देख रहे हैं कि NG लिखा हुआ है। क्या है ये NG? क्या है? NG बेसिकली है नेचुरल गैस, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। कैसे निकलती है आपने वो भी जान लिया। कहाँ, कौन से देश अग्रणी उत्पादन करते हैं या बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, आपने वो भी जान लिया। तो CLP का क्या अर्थ है? CNG अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस कंप्रेस्ड मतलब उसको क्या करके, सिकोड़ करके आप कह सकते हैं, उच्च दाब पर भरा जाता है, कंप्रेस किया जाता है उसको, तब जो गैस भरी जाती है वो क्या होती है? CNG होगी। आप इसे और सरल करेंगे तो उच्च दबाव पर, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, उच्च दबाव पर
भरा जाता है सीएनजी को। नेचुरल गैस को जब उच्च दाब पर भरा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सीएनजी कहते हैं। कंप्रेस किया जाता है गैस को, क्या किया गया? कंप्रेस किया गया, दैट इज सीएनजी। ठीक है, अब बात करते हैं एलएनजी, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी लिक्विफाइड है, अर्थात क्या है? तरल रूप में है ना, तरल रूप में है। तो नेचुरल गैस को ही अत्यधिक ठंडा करने पर क्या होता है कि वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, और द्रव रूप में परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाता है जब, तो वो क्या कहलाता है? एलएनजी कहलाता है। ठीक है क्या? नेचुरल गैस ही है वो, लेकिन अत्यधिक ठंडा करने पर जो नेचुरल गैस है वो द्रव रूप में परिवर्तित होगी, और उसी एक नेचुरल गैस को जब अधिक उच्च दबाव के साथ भरा जाता है तो सीएनजी होती है, और अत्यधिक ठंडा करने पर वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाए तो एलएनजी है। अब बात करते हैं पीएनजी की, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है? पीएनजी की तो पाइप्ड नेचुरल गैस, यहाँ भी ये नेचुरल गैस ही है, लेकिन पाइप के माध्यम से जब नेचुरल गैस भेजी जाती है तो क्या होती है? पीएनजी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है छोटा सा, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? जल विद्युत। जल विद्युत, हाइडल पावर। ये क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, और जल विद्युत है तो जल के प्रवाह से विद्युत या ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? जल विद्युत कहते हैं। बहुत सरल सी डेफिनेशन है। क्या कहेंगे? जल के प्रवाह से क्या बनाई जाएगी? विद्युत ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, उसे क्या कहेंगे? जल विद्युत कहेंगे। तो जल के प्रवाह से उत्पन्न होती है ये ऊर्जा, कौन सी? जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कैसे उत्पन्न होगी? जल के प्रवाह से। सबसे पहले जल को एकत्रित करना होगा। क्या करना होगा? एकत्रित करना होगा। करते हैं। जल क्या किया? एकत्रित किया। ठीक है, ये क्या बनाया हमने? बांध बनाया। क्या बनाया? बांध बनाया। एक बड़ा सा बांध बनाया, और इस बांध में हम क्या एकत्रित करेंगे? पानी। बांध में पानी एकत्रित करेंगे। कैसा पानी होगा? वर्षा का जल होगा या फिर नदी जल। तो इस बांध में हमने पानी एकत्रित कर लिया। ठीक है, ये पानी जो हमने संग्रहित किया है इस बांध में, पानी का क्या किया हमने? संग्रहण कर लिया, एकत्रित कर लिया, जमा कर लिया। ये पानी हम ऊपर से, ये बांध हमने ऊंचाई पर बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्या करेंगे? गिराएंगे। किस पर गिराएंगे? टरबाइन पर। किस पर? टरबाइन पर। टरबाइन कुछ ऐसा होता है जिसमें पंखे लगे होते हैं, है ना, ब्लेड जिसे कहते हैं, ये क्या है? ब्लेड है, और इससे यहाँ पर एक सॉफ्ट लगा होता है, और आगे क्या होता है? जनरेटर होता है। क्या होता है? जनरेटर होता है। तो जब पानी ऊपर से नीचे इस टरबाइन पर गिरेगा, इसका क्या नाम है? टरबाइन। तो टरबाइन, सबसे पहले तो यही जान ले, टरबाइन क्या है? एक उपकरण है ना, जिसमें ब्लेड्स होती हैं, और इस टरबाइन पर जब तरल पदार्थ को गिराया जाता है तो वो तरल पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, हमने टरबाइन के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं, पानी को जब टरबाइन पर गिराया जाता है तो गिराने पर क्या होगा? ब्लेड घूमेगी, है ना, कुछ इस तरह से घूमेगी कि नहीं घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। तो टरबाइन के पंखे या ब्लेड घूमेंगे, और जब ब्लेड घूमेंगे तो इससे इस टरबाइन से जुड़ा हुआ है क्या? एक सॉफ्ट के माध्यम से जनरेटर जुड़ा हुआ है, और घूमते हुए ब्लेड से जनरेटर जो जुड़ा हुआ है वो भी चलने लगेगा। वो जनरेटर चलने लगेगा, और जनरेटर चलेगा तो क्या होगा? विद्युत का उत्पादन होगा। ठीक है, टरबाइन पर पानी गिराया जाएगा। आपने समझ लिया है? आप लिख लीजिए। ठीक है।
गिराया जाएगा तो क्या होगा? टरबाइन के ब्लेड घूमेंगे, और जो घूमते ब्लेड हैं वो जनरेटर से जुड़े हुए हैं। घूमते ब्लेड किससे जुड़े हैं? जनरेटर से जुड़े हैं। और जनरेटर फिर क्या करेगा? बिजली या विद्युत का उत्पादन करेगा, या बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये भी ठीक है, ये बिजली बनाता है। ठीक है, और ये बिजली कहाँ भेज दी जाएगी? पावर ग्रिड में। बिजली जो उत्पादन हुआ है बिजली का, इसे पावर ग्रिड में भेज दिया जाएगा, जहां से फिर आपके पास, आपके घरों में जो आती है, वो एक एक करके आगे चरण जुड़ते जाते हैं, आपके घर तक पहुंचती है बिजली। ठीक है, साथ ही बांध के बांध में जो पानी एकत्रित किया था, वो पानी टरबाइन पर गिरा है। टरबाइन से पानी आगे क्या हुआ? पानी गिरकर ब्लेड्स तो चली, लेकिन पानी क्या हुआ? बह गया। तो उस पानी का उपयोग कहाँ करते हैं? कृषि के क्षेत्र में पानी का उपयोग कर लिया जाता है। तो आपने देखा कि जल का जो प्रवाह है वो कैसे विद्युत उत्पादन करने में सहायक है। ठीक है, बांध में पानी एकत्रित किया, पूरी एक स्टोरी है जो आपको याद हो गई होगी। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। और जल विद्युत उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं, वो कौन से हैं? अग्रणी उत्पादक देश विश्व स्तर पर बात करें तो पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन, है ना। अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो, भारत के स्तर पर देखेंगे तो जल विद्युत केंद्र कौन से हैं? जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र हैं जैसे भाखड़ा नागल, है ना। ये तो बहुत चर्चा में रहता है और लगभग लोगों को मालूम होता है इसके बारे में। गांधी सागर, नागार्जुन सागर, यहाँ पर जल विद्युत के माध्यम से, जल के प्रवाह के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नागार्जुन सागर, सलाल जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना, यहाँ भी पानी के माध्यम से क्या किया जा रहा है? विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। कहाँ है ये परियोजना स्थित? जम्मू कश्मीर में। इसके अतिरिक्त तापी जल विद्युत परियोजना और भी कई परियोजनाएं हैं जो संचालित हैं। इसी के साथ नोट करके आप जान लीजिए, विश्व का जो पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश था वो कौन सा था? नॉर्वे था। जल विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। कैसी है? प्रदूषण रहित ऊर्जा है जल विद्युत ऊर्जा। नवीकरणीय है, प्रदूषण रहित है, स्वच्छ है। तो ये सारे क्या है? जल विद्युत के लाभ हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।